उसके हाथों में कोर्ट का नोटिस फड़फड़ा रहा था। हतप्रभ सी बैठी वह उसे एकदम जड़वट बैठकर देखकर उसके दोनों बच्चे उससे चिपक गए थे। उनके स्पर्श मात्र से उसकी ममता का सैलाब अब उमड़ आया था और आंसू बहने लगे थे। आंसुओं की धार उसके चेहरे को ही नहीं बल्कि उसके मन को भी भिगो रही थी। न जाने इस समय वह कितनी भावनाओं की लहरों पर चढ़कर उतर रही थी। घबराहट, दुख, डर, अपमान, असमंजस और न जाने क्या क्या अभी और झेलना बाकी है। संघर्षों का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी उसे लगता कि उसकी जिंदगी में अब ठहराव आ गया है, फिर से सब कुछ सामान्य हो गया है और फिर उथल पुथल शुरू हो जाती थी। दोनों बच्चों को अकेले पालने में जो उसने मुसीबतें झेली थी, परेशानियां झेली थी, उनके स्थितियों को समझने लायक बड़े होने के बाद उसने सोचा था कि वे अब कुछ कम हो जाएंगी। और ऐसा हुआ भी था। बंसिका अब 11 साल की हो गई थी और बंस 9 साल का। दोनों अपनी माँ की परेशानियों को न सिर्फ समझने लगे थे वरन सच्चाई से भी अवगत होने के बाद उन्होंने अपने पापा के बारे में पूछना भी अब छोड़ दिया था। पिता की कमी वे कभी महसूस नहीं करते थे, पर नाना नानी और मामा से उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद वे दोनों एक तरह से माँ की अब ढाल बन चुके थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को अपने पापा का पूरा सच मालूम हो, इसलिए कभी विस्तार से इस बारे में बात नहीं की थी उसने। उसे अपनी ममता पर पूरा भरोसा था कि उसके बच्चे उसे कभी भी गलत नहीं समझेंगे। कागज पर लिखे शब्द मानो उसके कानों में शोर मचा रहे थे, शोर बनकर उसे आसपास उसके चक्कर लगा रहे थे। चरित्रहीन, चरित्रहीन है, यह चरित्रहीन है, इसलिए इसे बच्चों को अपने पास रखने का भी हक नहीं है। ऐसी स्त्री के पास बच्चे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं, इसलिए बच्चों की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। एक पिता होने के नाते मैं उनका ध्यान ज्यादा अच्छे से रख सकता हूँ और उनका भविष्य भी सुरक्षित कर सकता हूँ। चरित्रहीन शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके अंतस पर प्रहार कर रहा था। माँ को रोता देख बंसिका ने कोर्ट का कागज माँ के हाथों से अब ले लिया था। ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अवश्य जान गई थी कि माँ पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो गलत है। वंश, तू सोने जा, बंसिका ने कहा तो वह बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ। हमारे पापा ने नोटिस भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर रहें। ऐसा अब कभी नहीं हो सकता। मम्मी, आप चिंता न करें। मैंने टीवी सीरियल में देखा है कि कैसे कोर्ट में बच्चों को लेने के लिए माँ बाप लड़ाई करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा पापा के पास। दीदी, आप भी नहीं जाना। बंस की बात सुनकर वह भी हैरान रह गई थी। सही कहते हैं लोग कि वक्त किसी को भी परिपक्व बना सकता है। मैं भी नहीं जाऊंगी उनके पास और कोर्ट में जाकर भी कह दूंगी कि हमें अपनी मम्मी के पास ही रहना है। फिर कैसे ले जाएंगे वे हमें? मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है। इतने सालों से तो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए और फिर अब ये क्यों ड्रामा कर रहे हैं? बंसिका के स्वर में रोष था। कोई गलती न होने पर भी वह इस समय बच्चों की आंखों से आंख नहीं मिला पा रही थी। छी, कितने गंदे शब्द लिखे हैं नोटिस में। किसी तरह उसने उन दोनों को सुलाया और फिर
रात की कालिमा परिवेश में पसर चुकी थी। उसे लगा कि अंधेरा जैसे धीरे धीरे उसकी ओर अब बढ़ रहा है। इस बार यह अंधेरा उसके बच्चों को छीनने के लिए आ रहा है। भयभीत होकर उसने बच्चों की ओर देखा और नहीं, वह अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होने देगी। अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे अलग कर सकती है वह? तब तक कहाँ गया था पिता का अधिकार, जब उसे बच्चों के साथ घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। और अब वह बच्चों के बगल में लेटकर उससे उनके ऊपर हाथ रख लिया और जैसे कोई सुरक्षा कवच डाल दिया हो। उसके दिलो दिमाग में बार बार एक ही शब्द वार कर रहा था, चरित्रहीन शब्द, किसी पैने शीशे की तरह उसको अब चुभ रहा था। कितनी आसानी से इस बार उस पर एक और आरोप लगा दिया गया है, और विडंबना तो यह है कि उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया है, जिसे कभी झल्ली, मूर्ख, बेअकल और गवार कहा जाता था। रीतू को लगा कि राहुल का स्वर इस कमरे में भी गूंज रहा है कि तुम चरित्रहीन हो, तुम चरित्रहीन हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। सिर में अब तेज दर्द होने लगा था। समय के साथ शब्दों ने भी अपना नया रूप ले लिया था, पर शब्दों की व्यूह रचना तो बरसों पहले ही हो चुकी थी। अचानक तुम गंवार हो, तुम गंवार हो, शब्द गूंजने लगे। रीतू घिरी हुई रात के बीच अतीत के गलियारों में भटकने लगी थी। माँ बाप ने तुम जैसी गंवार को मेरे पल्ले से बांध दिया है, मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तुम्हारी जगह कोई और पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बीबी होती तो मुझे कितनी मदद मिलती। कम से कम वह मेरा हाथ तो बटाती। एक की कमाई से कहाँ घर चलता है? तुम्हें तो लगता है कि घर संभाल रही हो तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। अरे घर का काम तो मेड भी कर सकती है, और तुम हो कि कुछ समझना ही नहीं चाह रही हो, पर कमा कर तो बीवी ही दे सकती है। राहुल हमेशा उस पर झल्लाता रहता था। रीतू ज्यादातर चुप ही रहती थी। बहुत पढ़ी लिखी न सही पर ग्रेजुएट थी। बस आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का मौका ही नहीं दिया। कॉलेज खत्म होते ही शादी कर दी गई। सोचा था शादी के बाद पढ़ेगी, पर सास ससुर, देवर, ननद और गृहस्थी के कामों में ऐसी उलझी कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। टैलेंट उसमें भी था, मूर्ख नहीं थी। कई बार उसका मन करता कि चिल्लाकर एक बार राहुल को चुप भी करा दे, पर सास ससुर की इज्जत का मान रखते हुए उसने अपना मुंह सी लिया था। घर में विवाद होता, यह वह नहीं चाहती थी कि कोई परेशानी आए, पर मगर मन ही मन ठान चुकी थी कि अब वह भी पढ़ेगी और स्मार्ट बनकर दिखाएगी। स्मार्ट यानी मॉडर्न, और वह भी कपड़ों से। ऐसी राहुल की सोच थी, पर वह स्मार्टनेस सोच में लाने में विश्वास करती थी। जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए तो उसकी कोशिशें फिर से ठहर गई थीं। बच्चों की अच्छी परवरिश पहली प्राथमिकता बन गई थी उसकी। मगर खर्चे बढ़े तो राहुल की झल्लाहट भी अब बढ़ गई थी। बहन की शादी पर लिया गया कर्ज, भाई की पढ़ाई और माँ बाप की जिम्मेदारी। गलती उसकी भी नहीं थी, वह समझ रही थी, इसलिए उसने सिलाई का काम शुरू करने का प्रस्ताव रखा, ट्यूशन पढ़ाने का प्रस्ताव रखा, पर उसको बदले में गालियां ही मिली। कोई जॉब कर सकती हो तो करो, पर तुम जैसी गंवार को कौन नौकरी देगा? बाहर निकलकर उन वर्किंग वुमेन को देखो,
क्या बढ़िया जिंदगी जीती हैं, पति का हाथ भी बटाती हैं और उनकी शान भी बढ़ती है। रीतू सचमुच चाहती थी कि वो अब कुछ करे, मगर वह कुछ सोच पाती, लेकिन उससे पहले ही विस्फोट हो गया था। निकल जा मेरे घर से और अपने इन दोनों बच्चों को भी साथ लेके जा। मुझे तेरी जैसी गमार की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी नौकरी पेशा से शादी करूंगा। तेरी जैसी फूहड़ की मुझे कोई अब जरूरत नहीं है। सख्ते में आ गई थी वह फूहड़, और गवार मैं हूँ कि राहुल है। कह ही नहीं पाई वह अपने इन मन के विचारों को। सास ससुर के समझाने पर भी राहुल नहीं माना। उसके खौफ से सभी डरते भी थे। उसके चेहरे पर उभरे एक राक्षस को देखकर उस समय वह भी डर गई थी। सोचा कि चलो कुछ दिन में जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह वापस आ जाएगी। 2 साल की वंशिका और 1 साल के वंश को लेकर जब उसने घर की देहरी के बाहर पांव रखा था, तब उसे क्या पता था कि राहुल का गुस्सा कभी शांत ही नहीं होगा और वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। मायके में आकर भाई और भाभी ने भी उसकी मदद की। स्नेह पाकर उसने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिर जब एक कंपनी में उसे नौकरी मिली तो लगा कि अब उसके सारे संघर्ष खत्म हो गए। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया था, खुद का किराए का घर भी ले लिया था। इतने सालों बाद फिर से यह झंझावत कहां से आ गया। यह सच है कि राहुल ने अभी भी रीतू को तलाक नहीं दिया था, पर सुनने में आया था कि किसी पैसे वाली औरत के साथ ऐसे ही वह रह रहा था। सास ससुर अब गांव चले गए थे और देवर अपना घर बसाकर दूसरे शहर में चला गया था। फिर अब बच्चे क्यों चाहिए उसे। वह इस बार हार नहीं मानेगी। वह लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने बच्चों की खातिर। आखिर कब तक उसे राहुल के हिसाब से चलना पड़ेगा, स्वयं को सांचे में ढालना पड़ेगा। उसे अब अपने अस्तित्व की लड़ाई तो खुद ही लड़नी होगी। आखिर कैसे वह चाहे जो भी इल्जाम लगा सकता है, और फिर किस हक से अब वह तलाक लेगी राहुल से। अदालत में जज के सामने खड़ी थी रीतू। मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में इसे नहीं सौंप सकती हूँ। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। पिता का कोई दायित्व कभी नहीं निभाया है इस आदमी ने। तुम्हारी जैसी महत्वाकांक्षी, रातों को देर तक बाहर रहने वाली, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट और मॉडर्न औरत के साथ बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। पुरुषों के साथ मीटिंग के बहाने बाहर जाती हो, उनसे हंस हंस कर बातें करती हो। मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या यह अब किसी भी आदमी के साथ कहीं भी घूमने के लिए आजाद है। जज साहब, मैं इसे अभी भी माफ करने के लिए तैयार हूँ। यह चाहे तो वापस आकर रह सकती है। मैं इसे अपना लूंगा। नहीं, कभी नहीं। तुम इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो ना क्योंकि मैं अब कमाती हूँ। तुम्हें उस अमीर औरत ने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया है और तुम चाहते हो कि अब मैं तुम्हें कमाकर खिलाऊं, और मैं ये सब बिल्कुल नहीं करूंगी। राहुल, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही तुम्हें बच्चों की कस्टडी दूंगी। हाँ, तुमसे तलाक जरूर लूंगी। जज साहब, अगर बच्चों की अच्छी जिंदगी देने के लिए मेहनत कर सकती हूँ, पैसा कमाना चाहती हूँ, यही चरित्रहीनता की निशानी है, तो मैं चरित्रहीन हूँ। जब मैं घर की देहरी के अंदर खुश थी तो मुझे
गवार कहा गया। जब मैंने घर की देहरी के बाहर पांव रखा तो मैं चरित्रहीन हो गई। आखिर यह कैसी पुरुष मानसिकता जो अपने हिसाब से तोड़ती और मरोड़ती रहती है, औरत के अस्तित्व को, उसकी भावनाओं को अपने दम्भ के नीचे कुचलती रहती है। मुझे बताइए, मैं चरित्रहीन हूँ या राहुल जैसे पुरुष ऋतु के आंसू अब बांध तोड़ने को आतुर हो उठे थे, पर उसने खुद को मजबूती से संभाला हुआ था। मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार नहीं हूँ, तुम भिजवा दो तलाक का नोटिस। चक्कर लगाती रहना। फिर भी अदालत के बरसों तक राहुल फुफकारा था। केस चलता जा रहा था। वंशिका और वंश को ऋतु को न चाहते हुए भी केस में अब घसीटना पड़ा।